देखिए, अब ऑब्जेक्टिव नोट बनाना और देना इतने कम समय में संभव नहीं है। हाँ, ये हम करवा सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा सकते हैं, ठीक है, जिनसे कि आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अब कब नोट बनाएंगे और कब देंगे, ठीक है, तो जितना भी टॉपिक है उन सारे पर हम 10 तारीख तक आप लोगों को चर्चा कर देंगे ज़रूर, ठीक है। और बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत हिंदी वाले स्टूडेंट को नहीं है। पेपर 1 में तो पूरा का पूरा आपको व्याकरण है। पेपर 2 में भी आपको 40% क्वेश्चन व्याकरण से ही रहेंगे और 60% क्वेश्चन जो है वो साहित्य से रहेंगे। वो निश्चित आ जाएगा विकास सर, रिजल्ट हर हाल में आएगा। बस आप लोग हिंदी का जितना हम क्लास दे रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, और यदि वो सारे क्वेश्चन नहीं आए तब फिर हमको आप लोग कहिएगा। आज मैं आप लोगों के से ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा, और पहले कुछ जो व्याकरण है वहाँ से मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, फिर कुछ साहित्य से भी लूँगा। बस आप लोगों के पूर्व ज्ञान का थोड़ा सा परीक्षण करने के लिए। अच्छा, आप लोग बताइए, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे कैसा शब्द कहते हैं? तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जिसके उत्पत्ति का पता नहीं चलता कि आखिर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनको कैसा शब्द कहते हैं? दो आंसर अभी तक आ रहे हैं और दोनों ही आंसर गलत है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो फिक्स है कि वो संस्कृत का शब्द होता है, तो उनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। देशज शब्द का भी फिक्स है कि वो देसी भाषाओं से उसका उत्पत्ति हुआ है। विदेशज का भी फिक्स है कि किसी विदेशी भाषा से आया है। लेकिन जो तद्भव शब्द है ना, वो उसका उत्पत्ति आपको किसी भाषा से नहीं है, बल्कि तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव है ना। तो इसलिए आपको इसका जो उत्तर होगा वह तद्भव होगा। अच्छा, ये बताइए, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? कोई 4 दे रहे हैं, कोई 3 दे रहे हैं, कोई 5 दे रहे हैं। अरे बाबा, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का 3 भेद होता है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ना, इतना मिस कीजिएगा तो फिर कैसे होगा? अच्छा, ये बताइए कि
भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 सितंबर 1950। बिल्कुल पहला विकल्प सही है। अच्छा, रस का राजा रसराज किस रस को कहा जाता है? वीर रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को, शांत रस को? बिल्कुल श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक है, उपमा है, अनुप्रास है, श्लेष है? बिल्कुल अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार इसमें आवृत्ति हुई है। चक्र पानी में कौन सा समास है? चक्र पानी में कौन सा समास है? चक्र पानी, पानी माना हाथ होता है, जिनके हाथ में चक्र है विष्णु जी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बस मैं नज़र डाल रहा हूँ आप लोगों पर और उस मुताबिक मैं तैयारी करवाऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि आडंबर का पर्यायवाची कौन सा है? पहला ऑप्शन है पाखंड, दूसरा ऑप्शन है ढोंग, तीसरा ऑप्शन है दिखावा, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। अच्छा, ये सभी सही उत्तर है। बख्शीश, बख्शीश का अर्थ क्या होता है? बख्शीश का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बख्शीश का अर्थ इनाम होता है, दान होता है। बख्शीश का अर्थ जो है इनाम होता है, दान होता है। अच्छा, निपात कितने प्रकार के होते हैं? निपात कितने प्रकार के होते हैं? निपात 7 9 प्रकार के होते हैं। निपात जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। अच्छा, तवर्ग के जो वर्ण है तो, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो, थ, द, ध का उच्चारण स्थान कौन सा है? और व्याकरण भी आप लोगों को एक एक करके पढ़ाना पड़ेगा। तवर्ग का उच्चारण स्थान दांत है। वैसे यदि याद नहीं रहे तो ऐसे याद कीजिए, तो, थ, द, ध, न, ये लास्ट वाला जो इसमें नौ है, इसको हम दंत नौ भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
दंत नौ भी कहते हैं। तो ये तौथा दौधा का उच्चारण जो है वह दांत की सहायता से होता है। त थ ये दंत वर्ण है। और ट वर्ग का जो वर्ण है ट ठ ड ढ, तो अंतिम वाला जो इसका नौ होता है उसको मूर्धन्य नौ भी कहते हैं। तो ट ठ ड ढ का उच्चारण मूर्धा से होता है। इसी तरह चौ छ जौ झ, इनका उच्चारण जो है वह तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से। और क ख ग घ, ठीक है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तो देखिए दिमाग से उतर रहा है, कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। अब पवर्ग जो होता है प फ ब भ, उच्चारण ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है? ओष्ठ से ना। अच्छा, सर्वनाम के भेद कितने हैं? बिल्कुल, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। अच्छा, यह कपड़ा बहुत लाल है। यह कपड़ा बहुत लाल है, इसमें बहुत शब्द जो है, यह कपड़ा बहुत लाल है, इसमें बहुत शब्द जो है वह क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है। यह कपड़ा बहुत लाल है, यहाँ लाल एक विशेषण है और उसकी विशेषता बहुत शब्द बता रहा है। तो बहुत जो है वह प्रविशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के 7 अंग होते हैं। यदि ये पूछेगा कि छंद का कितना प्रकार होता है, तब आप कहिएगा कि 2 प्रकार होता है। एक होता है वर्णिक या मात्रिक छंद और दूसरा होता है आपको वो अर्थ वाला। न न, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद, 2 प्रकार का होता है। अच्छा, व्याकरण में आप लोगों के ये हालात हैं। थोड़ा सा हम साहित्य ज्ञान का भी परीक्षण कर लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? स्थान का नाम बताइए। यूपी तो ठीक है, यूपी में कहाँ पर? नहीं नहीं, अल्मोड़ा में तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक स्थान पर। वाराणसी के लम्ही नामक स्थान पर, वाराणसी के लम्ही नामक स्थान पर प्रेमचंद का जन्म हुआ था। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद के बचपन का नाम बिल्कुल धनपत राय था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 1936 ईस्वी में। 56 वर्ष जिए थे प्रेमचंद जी। अच्छा, जबरा नामक कुत्ता प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? बिल्कुल, पूस की रात।
अच्छा, उसकी रात कहानी की जो मुख्य नायिका है मुन्नी, जिसके पति का नाम है हल्कू है, तो उनका पति हल्कू जो है कितना पैसा कर्ज लिया था, जिस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपना कंबल के लिए रखा रखाया पैसा दे दिया उनको। 3 पैसा कर्ज लिया था कि 3 रुपया था, 3 रुपये देखना पड़ेगा। 3 पैसे था सर, अभी मेरे सामने में नहीं, हम स्मरण के आधार पर पूछ रहे हैं। अच्छा, हल्कू के खेत में लगी फसल को कौन सा जानवर चर लेता है? बिल्कुल, नीलगाय उसको क्या करता है, चर लेता है ना। फसल नष्ट होने पर भी हल्कू खुश क्यों था? क्योंकि उसे उस ठिठुरती हुई रात में वहां पर सोना नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमारे बिहार के कवि थे नागार्जुन जी, जो दरभंगा जनपद के तरोनी नामक गांव में जन्म लिए थे। तो नागार्जुन जी जो है उनका वास्तविक नाम क्या था? बिल्कुल, उनका वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। अच्छा, बिहार के किस कवि जो ब्राह्मण कुल के थे और जिन्होंने 1937 से 41 तक बौद्ध भिक्षु के रूप में जीवन यापन किया? आंसर तो पता ही दिए, बता ही दिए हैं, वो नागार्जुन ही थे, बैद्यनाथ मिश्र। आवाज हमारी जा रही है ना? अच्छा, हिंदी छायावाद के 3 स्तंभ कौन कौन कहे जाते हैं? हिंदी छायावाद के 3 स्तंभ प्रसाद, निराला और पंत। प्रसाद, निराला और पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बिल्कुल, पंत को कहा जाता है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। हिंदी का क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी का क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर किसकी रचना है? बिल्कुल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अच्छा,
रामचरितमानस में आपको जो अवधी भाषा में लिखी गई है उसमें आपको किनका प्रयोग नहीं किया गया है? दोहा का, पाई का, छंद का, श्लोक का, उपर्युक्त में कोई नहीं। इस सारे चीजों का प्रयोग किया गया है। दोहा भी, छंद भी, चौपाई भी, श्लोक भी और सोराठा भी। दोहा, सोराठा, छंद, श्लोक, चौपाई सबका प्रयोग किया गया है। अच्छा, रामचंद्र जी का जो वनवास हुआ था, वनवास जाने की जो आज्ञा दी थी राजा दशरथ ने, यह आपको इसका वर्णन जो है रामचरितमानस के किस कांड में है? अयोध्या कांड। सुंदर कांड में तो खोजने गए हैं सीता को बानर सब और पता लगा करके लौटे। अभी तक हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, रामचरितमानस नहीं पढ़े हैं? अच्छा, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? अरे ये आपको राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। गेहूं और गुलाब जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अच्छा, गेहूं गुलाब में गेहूं किसका प्रतीक है? पुष्ट शरीर का, संतुष्ट मन का, इन दोनों का, इनमें किसी का नहीं। गेहूं और गुलाब। पुष्ट शरीर का। जब आपको भूख लगती है तो गेहूं याद आता है, पेट भर जाता है तो गुलाब याद आता है। मेरे बात को समझ रहे हैं? भूख लगती है तो गेहूं की याद आती है। गेहूं जो है श्रम का प्रतीक है। गेहूं जो है वह शरीर की पुष्टि के लिए आवश्यक पदार्थ का प्रतीक है। और गुलाब जो है वह खुशहाली का प्रतीक है, संतुष्ट मन का प्रतीक है। जमाना था कि आदमी के जीवन में गेहूं और गुलाब दोनों था, लेकिन जमाना आ गया है कि गेहूं तो है, गुलाब जो है वह लुप्त हो रहा है। यही भाव है आपको उस निबंध का। हिंदी है तो बड़ा बेटर सब्जेक्ट। पढ़ने के बाद जब उनका अर्थ समझिएगा तब बड़ा मन लगेगा पढ़ने में, छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। आप साइंस से सीधे हिंदी में आ गए एमए में विकास सर, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन दिक्कत नहीं होगी। पेपर वन जो देंगे
जो 9th 10th का केवल एग्जाम देंगे उनको साहित्य पढ़ने का जरूरत नहीं है, उनको केवल व्याकरण पढ़ना है। और जो पेपर 2 का एग्जाम देंगे उनको साहित्य भी पढ़ना है और व्याकरण भी पढ़ना है। ठीक है, उनको साहित्य प्लस व्याकरण दोनों पढ़ना है। अच्छा, इसमें पेपर 1 के कौन कौन लोग हैं? पेपर 1 के निधि हैं, मुन्नी हैं, और कोई पेपर 1 हिंदी से हैं? प्रिया सिंह भी पेपर 1 हिंदी से है। मुन्नी, निधि और प्रिया सिंह, इनके अलावे सब पेपर 2 हिंदी हैं। प्रिया, विकास है, सलोनी, और जो पेपर 2 हिंदी हैं रश्मि, शिखा, चंदन। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, मैं जैसा, अच्छा रश्मि पेपर 1 में है, मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि रश्मि, निधि, प्रिया और मुन्नी, ये 4 स्टूडेंट ओनली पेपर 1 के हैं। और शिखा, सलोनी, विकास, प्रिया सीतामढ़ी वाले, ये आपको पेपर 2 के ना। तो जिनकी पेपर 2 हिंदी है उनको कल रात में फिर पढ़ाएंगे, क्योंकि पेपर 2 वाले सब मास्टर साहब भी हैं, चाहे वह शिखा हो, चाहे वह सलोनी हो, चाहे विकास जी हो, वे मास्टर साहब हैं। तो कल रक्षाबंधन के अवसर पर भी विद्यालय खुली हुई है, तो क्या आप लोग दोपहर में मैनेज करके पढ़ पाइएगा या शाम में ही पढ़िएगा? ओके, तो पेपर 2 वाला शाम में ही चलेगा। पेपर 1 वाला जो व्याकरण है ना, कि वह व्याकरण आपको पेपर 2 में भी काम आएगा, लेकिन पेपर 1 वाले व्याकरण का क्लास कल प्रातः काल मैं लूँगा। तो जो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे वह बाद में उनका रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ठीक है, और इतना दावा हमारा जरूर है कि हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वह सारे के सारे स्टेट हमारे पास से क्वालिफाई करेंगे दावेदारी के साथ। और जब 18 तारीख को क्वालिफाई कर जाएंगे उनके बाद हिंदी का जो फीस, अभी तो सबसे वही 500 लिए हैं, एक विकास सर जो है ज़्यादा दिए हैं और एक मुन्नी दी है, रश्मि भी दी है ना। ये लोग 1000 और 15 और 500 दिए हैं ना। तो जब 18 को रिजल्ट आ जाएगा तो 19 को हिंदी का जो फीस है ना 2500, वह सबको देना पड़ेगा, लेकिन 18 को पास होने के बाद, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा फीस की चिंता नहीं कीजिए, आप लोग को हम करवा रहे हैं ना। और इतना क्वेश्चन सुन जरूर करवा देंगे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समय हम आप लोगों के पीछे खर्च करेंगे कल से। ठीक है, अब कल मिलते हैं सुबह में, टाइम बता देंगे।